वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश, मेरा नाम राकेश है, मैं जयपुर का रहने वाला हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज दशहरा का दिन है और दशहरा के दिन में आज हम लोगों ने एक शुरुआत की है। बिजनेस की जब बात करते हैं तो हर लोग एक काफी उनके दिमाग में होता है कि कोई एक दिन ढूंढते हैं कि दिन उनको अच्छा मिलना चाहिए जब वो बिजनेस को स्टार्ट करें। हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है आज से, और उस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के आज बारे में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बताएंगे। उसका दिन बहुत अच्छा है और दशहरा का दिन है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज जो हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो एज ए चीफ गेस्ट हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, उनको हम लोग इनवाइट करेंगे। उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं द इनविंसिबल टॉक शो। द इनविंसिबल टॉक शो जो है बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग लोगों को लेकर के आएंगे जो हमारे कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो भी एक अच्छी खासी टीम को लीड कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वैसे लीडर्स को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म देने का प्लान किया है। और उसी प्लेटफॉर्म के तहत उन लोगों से हम लोग एक जनरल डिस्कशन, जनरल बातें करेंगे। राइट, तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में और रिव्यू कर दूं। मैं राकेश कुमार, मैं जयपुर में हूं। पिछले 14 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं और एज ऑफ नाउ मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं और राजस्थान स्टेट के अंदर हूं। और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टीम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। टीम इनविंसिबल जो हमारा एक टीम है जिसके तहत हम लोग लगभग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट, मतलब कंट्री के सारे स्टेट के अंदर हमारा स्टेट में बिजनेस है और हमारी लीडरशिप हर जगह पे है। और उनको इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग नेशनल लेवल पे एक्सपोजर देने का प्लान हम लोगों का है। राइट, तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उनके बारे में मैं बताऊंगा। उससे बेटर है कि मैं उनसे उन्हीं के बारे में पूछूंगा, वो आपको ज्यादा तरीके से बता पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जिस बिजनेस में हम लोग आज हैं, जिस प्रोफाइल में वो इस बिजनेस को आज हैंडल कर रहे हैं पिछले 2 साल से, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ग्रुप के उनकी टीम साइज जो है सबसे बड़ी है और हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस को वही लेकर के आए थे। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हिंदुस्तान के सामने लाकर के पेश कर दिया। और आज उनके अंदर 1 मिलियन प्लस लोग हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं। 10 लाख से ऊपर की उनकी टीम है। 10 लाख से ऊपर कहने का मतलब एग्जैक्ट फिगर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 10 लाख से ऊपर की उनकी फिगर है। और हिंदुस्तान की अप्रॉक्स 70% डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इनके टीम के अंदर है और हम लोग भी इनके टीम के ही पार्ट हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा मिस्टर संजय मेश्राम जी का। संजय मेश्राम के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूं इनके बारे में। ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं अभी। और बिजनेस के नौकरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और बहुत सारी स्टोरी हमने सुन रखी है। मैं चाहता हूं कि मैं उनसे ही पूछूं तो ज्यादा बेटर होगा। तो संजय मेश्राम जी, आपको शुभकामनाएं और ढेर आपको स्वागत है इस टॉक शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच राकेश जी। तो सर, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले हमारा एक छोटा सा शुरुआती दौर पे जो मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में बताएं। इस बिजनेस में आप कैसे आए और थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपने वर्किंग आप जो काम कर रहे हो आज के डेट में, जो जॉब है उसके बारे में बताएं और कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया, थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज का शुभ दिन है, दशहरे का दिन है, तो सभी को मैं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने जो मुझे प्रश्न पूछा, एकदम सही प्रश्न पूछा है कि भाई मेरा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और मैंने एटॉमी बिजनेस की शुरुआत कैसे की। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड है। मेरे फैमिली में आज तक के कोई भी सर्विस वाला पर्सन नहीं रहा है। केवल मैं ही एकमात्र ऐसा पर्सन हूं कि जो गवर्नमेंट जॉब में फिलहाल हूं। लेकिन मेरा जो इंटेंशन था पहले से, जो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा इंटेंशन केवल बिजनेस करने की तरफ ही था। क्योंकि मैं जब 1999 में जब ग्रेजुएटेड हुआ तो उस समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, बिजनेस स्कूल। और वो बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। वो पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि भाई वर्ल्ड में जितने भी जो अमीर लोग होते हैं या आने वाले दिनों में बनने वाले हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, वो क्या करते हैं, तो वो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो वो मैंने सारी किताब पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि भाई हमको यदि अमीर बनना है तो हम नौकरी करने से अमीर बनने वाले नहीं है। नौकरी करके केवल हम एक अपना जीवन यापन
कर सकते हैं, हमारी जो जरूरतें है उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सपने हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। ये मुझे 1999 में ही समझ में आ गया। लेकिन मैं रूरल एरिया से होने की वजह से जितना बिजनेस को डेवलप करना चाहिए था उतना मैं बिजनेस को पहले डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन सीखा मैंने बहुत। मेरी जो बिजनेस की जो शुरुआत है वो एमवे से हुई है, और एमवे से मैंने बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज भी लिया है। लेकिन रूरल बैकग्राउंड के होने की वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उस समय भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जॉब करना चाहिए, लेकिन घर परिवार वाले लोग बोलते थे कि भाई आपको मतलब आगे यदि कुछ करना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ नौकरी करनी पड़ेगी। तो एक दो कंपनियां बीच में मैंने की है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। और लेकिन वो इंडियन बैकग्राउंड से होने की वजह से उसमें कुछ दिन वो चली, उसके बाद में फिर से वो क्लोज हो गई। तो मेरा जो विश्वास था वहां से भी वो उठ गया। तो वहां पर मैंने वो कंपनी भी फिर करना के बारे में मेरा जो विचार था वो भी छोड़ दिया। फिर मैं फिर से नौकरी की तरफ मुड़ा, प्रिपरेशन किया, जॉब में लगा, और अभी मैं प्रेजेंटली जॉब में हूँ। अभी सवाल ये आता है कि एटोमी मुझे कैसे मिला। तो एटोमी ये तो मैं ये मानूंगा कि इट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट फॉर मी, क्योंकि एटोमी के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। जैसे कि आप दूसरे लोगों को बताने के लिए जाते हो, आप जानकारी देते हो, वैसे मुझे किसी ने नहीं बताया। तो यूं ही जो पहले प्रीवियस कंपनियों में हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग थे उनको 5-6 महीने के बाद में मैंने कॉल किया कि सर क्या चल रहा है। तो उसी दिन इंडिया में मलेशिया से कुछ लोग आए थे। तो उन्होंने बोले कि भाई हम इंडिया में एटोमी नाम का एक सिस्टम आ रहा है। तो उन्होंने केवल नाम बताया मुझे एटोमी के बारे में। तो पहले से ही मुझे थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज था, एमवे का नॉलेज था, अदर भी एक दो कंपनियों का नॉलेज था। तो मैंने केवल नाम लिखा और 3 दिन इसको स्टडी किया। 3 दिन स्टडी करने के बाद में मुझे और कंपनियों के तुलना में ये सबसे द बेस्ट लगा। और फिर मैंने ये भी स्टडी किया कि वर्ल्ड की जितने भी टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें से टॉप 10 कंपनीज का मैंने स्टडी किया कि भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है, मैंने इस सिस्टम को क्यों करना चाहिए। तो सबसे ये मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंटेशन दिया, और मेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने 15 दिन लगाए। तो 15 दिन लगाने के बाद में मैंने ये सोचा कि यदि मेरा अकेले का ज्वाइनिंग करने के लिए यदि ये 15 दिन लगाते हैं तो मैं यदि बिजनेस को शुरू करूंगा तो कितने दिन लगाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने खुद सीखा, खुद सीख कर सारी सिस्टम को समझा और खुद ही ज्वाइनिंग लगाना, सब कुछ करना ये शुरू किया। यही मेरा ब्रीफ में मतलब बैकग्राउंड से लेके अभी तक के थोड़ा सा जर्नी रहा है ब्रीफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये एक जर्नी जो आपने डिस्कस किया और आपने अपने बारे में बताया, आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं और एमवे से आपने स्टार्ट किया था, देन अगेन आपने कोई डोमेस्टिक कंपनी में काम किया। उसके बाद आप एक चीज मुझे बताइए सर, अभी एटमी की जब हम लोग बात करते हैं, एटमी अभी इंडिया में जब प्री लॉन्च में जब यहाँ पे आई उस वक्त तो मतलब ये 2 साल पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चल रहा था। और आपने शुरुआत में आपने इनफैक्ट इस बिजनेस को हिंदुस्तान में लाने वाले आप ही हो, उसके आपके बाद कई लोग इस बिजनेस में आए, लेकिन शुरुआत आपने हिंदुस्तान के अंदर की। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो आज के ग्रुप है, जितने लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी अभी लॉन्च हुई नहीं है, 11 नवंबर का डेट तो आ गया, लेकिन पिछले 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले जिन लोगों ने बिजनेस को साइन किया, वहां पे मेरे टीम के भी कुछ लोग हैं, मैं भी खुद भी हूं, और मैं भी इसको खुद सक्सेसफुली कर रहा हूं। और लेकिन जब बात आती है पे आउट की, हम लोगों ने तो 7 महीने 8 महीने पहले इस बिजनेस को शुरू किया। आपको इस बिजनेस में आए हुए 1.5 साल 2 साल हो गए, और 1.5-2 साल पहले से आप इस बिजनेस को लग के कर रहे हो, इतनी मेहनत किया है आपने इस टीम को बिल्ड करने के लिए, और बिना पे आउट के, मतलब ये जो मोटिवेशन है ये कहां से आता है कि बिना पे आउट, और ये जो एक क्या लर्निंग है, क्या आपके जहन में क्या चीज है ऐसा जो आपको बिना पे आउट के इतनी मेहनत करने की ताकत देती है? ओके सबसे पहले तो हर कोई व्यक्ति जो है, इंसान, चाहे वर्ल्ड का कोई भी पर्सन हो, हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा कि वो असफल होना चाहता है। मैंने 3 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं अगस्त महीने में, और अभी 4था साल मुझे चालू है एटोमी बिजनेस में।
अभी तक के तो मुझे इनकम नहीं आया है। 11 नवंबर को एटोमी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ है। उसके बाद में मुझे इनकम आएगा वो बात अलग है, लेकिन इतने पीरियड के अंदर 2017 से लेके 2020 तक के कंप्लीट 3 साल मुझे एक भी पैसा नहीं आया। तो मैंने ऐसा क्या देखा इसके अंदर कि जो मैं बगैर पैसे से कर रहा हूँ, और इंडिया के सभी लोगों ने जो जो आफ्टर दैट ये जो वीडियो रिलीज होगा और जो मुझे सुनेंगे, तो सभी ने इसको क्यों करना चाहिए उसके पीछे मैं रीजन बताना चाहूंगा। हर इंसान सबसे पहले तो चाहे हमारे सपने कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले वो पैसा कमाना चाहता है। तो पैसा कमाने के लिए आज हमारे पास में यदि हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे परिवार में हमारे माता पिता ने, हमारे सोसाइटी ने हमको ये बताया है कि एक आप एजुकेशन लीजिए और एक नौकरी करिए, वहां से इनकम बनाइए। दूसरा ऑप्शन हमको ये सिखाया गया है कि भाई नौकरी यदि नहीं मिलती तो आप अपना छोटा मोटा बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस करिए और वहां से इनकम बनाइए। तो ये दोनों तरफ मैंने देखा कि यदि मैं एटोमी में यदि कंटिन्यू 3 साल या 4 साल यदि काम करता हूं तो मैं कितना पैसा बना सकता हूं, और ट्रेडिशनल वे में यदि मैं काम करता हूं, जैसे बिजनेस में काम करता हूं ट्रेडिशनल, या जॉब बैकग्राउंड में मैं काम करता हूं और उसमें भी मैं 3 साल देता हूं, तो मैं कितना इनकम बना सकता हूँ। ये मैंने मेरा कैलकुलेशन लगाया। तो मैंने ये सोचा कि मान लीजिए कि मेरा महीने का इनकम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, तो मैं 12 महीने काम करूंगा तो 12 लाख होंगे, और 3 साल काम करूंगा तो 12 गुना 3 करेंगे तो 36 लाख रुपीज मैं बना पाऊंगा। बिजनेस में 36 लाख रुपए का इनकम होगा कि नहीं होगा इसकी श्योरिटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन नौकरी में होने की वजह से 1 लाख की यदि पेमेंट हम पर मंथ की मानते हैं तो 36 लाख 3 साल में हम बना सकते हैं। लेकिन मैंने खुद का ये कैलकुलेशन किया कि अभी जो मैं इनकम बना रहा हूं जो भी, तो मेरे पास में कितना बच रहा है। तो आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं जो जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कितना परसेंट हम बचाते हैं, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने देखा कि वो बहुत कम बचता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं जॉब के साथ में या बिजनेस के साथ में इस बिजनेस को यदि मैं करता हूं तो 3 साल करूंगा तो भी मेरे 3 साल निकलने वाले हैं, और नहीं करूंगा तो भी मेरे 3 साल निकलने वाले हैं। तो जब बगैर किए यदि 3 साल निकालते हैं हम, तो कहीं पर भी हम पहुंचने वाले नहीं थे, ये मुझे समझ में आया। लेकिन 3 साल में काम करके इसके साथ निकाल लेता हूं, तो मुझे लास्ट का लेवल इसमें दिखाई दिया इंपीरियल मास्टर, जो कि आप सभी लोग जानते हो जितने भी लोग एटोमी में रजिस्टर्ड हुए हैं। और एटोमी में जो रजिस्टर्ड हुए हैं सभी का गोल आने वाले दिनों में इंपीरियल मास्टर ही है। तो मैंने ये देखा कि वहां पर केवल कैश रिवार्ड ही 6 करोड़ का है, कैश रिवार्ड 6 करोड़। तो मैंने ये सोचा कि मुझे 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, और 6 साल के बाद भी मैं यदि इंपीरियल मास्टर बनता हूं और आज मुझे 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलता, लेकिन 6 साल के बाद में भी एटोमी शुरू होती है, और एटोमी शुरू होने के बाद में यदि मैं उस लास्ट लेवल पर अचीवमेंट जाता हूँ और 6 करोड़ मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं जिस दिन से इस एटोमी बिजनेस में काम कर रहा हूं, तो मुझे महीने का जो इनकम है, साल का जो इनकम है, ये साल का 1 करोड़ आ रहा है। तो 6 महीने के 6 करोड़ क्या रिवार्ड, बाकी के इनकम की मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया, वो तो सब कुछ मिलने वाला है, अवार्ड रिवार्ड जो भी है सब मिलने वाला है। तो मैंने ये सोचा कि मैं 6 साल के बाद भी यदि एटोमी में सक्सेसफुल होता हूं, तो मैं तो अभी भी 1 करोड़ रुपए सालाना बना रहा हूं। अभी महीने की बात करें तो 8.5 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ इनकम बना रहा हूं। तो लोगों को ये नजर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने उस विजन से उसको नहीं देखा है, लेकिन ये विजन मैंने उसी दिन देख लिया था, और उसी दिन से मेरा पहले महीने से ही मेरा इनकम 8.5 लाख रुपए है। वो आने वाले दिनों में सभी लोगों को दिख जाएगा। तो मैं बगैर पैसे से इसमें काम करने की वजह ये है मेरा विजन, कि मैंने ये विजन देखा, और मुझे पता है कि ये जो विजन मैंने जो देखा है आने वाले दिनों में 1-1.5 साल के अंदर में ये 100% पूरा होगा, क्योंकि आप सभी लोगों का मुझे कोऑपरेट है, और मैं सभी लोगों को यही सिद्धांत में सिखा रहा हूं, और ये सिद्धांत के वजह से काफी लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो
मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकम ना मिलते हुए करने के पीछे और एक दूसरा मेरा लॉजिक ये था कि हम कोई प्रोफेशनल यदि डिग्री लेना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसमें लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। जैसे कि एमबीबीएस की डिग्री बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री बोलो, या किसी भी बैकग्राउंड की डिग्री लेना है तो 4 से 5 साल लगते हैं। तो जब 4 से 5 साल हम उसमें खर्च कर सकते हैं, घर से पैसा लगा सकते हैं, और उसमें हमको करोड़ों रुपए कमाने की कोई मतलब गारंटी नहीं होती, फिर भी हम वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस में तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर भी हम इतना कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, फिर भी लोग उसमें काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो जॉब के साथ साथ ये कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यही विजन था मेरा एटॉमी में बगैर पैसे से काम करने का। तो मैं चाहता हूं कि अभी मैंने तो बगैर पैसे से काम किया है, लेकिन आपको बगैर पैसे से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 11 नवंबर 2020 से एटॉमी इंडिया में लॉन्च हो रही है, और साथ साथ में आप पैसा भी बना सकते हो। और मेरा जैसा आपको डिफिकल्टी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, चैलेंजेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे, और आप तुरंत ही पैसा बना पाएंगे। तो यही मेरा विजन था बगैर पैसे से काम करने के पीछे। राइट सर। और मैं अपने व्यूअर से ये देखना आपको बताना चाहूंगा कि सर का जो विजन देखिए कितना स्ट्रांग है। पिछले 4 साल से बगैर पे आउट के सिंगल रुपीज नहीं, इनके पास कोई पैसा नहीं आया है कंपनी की तरफ से, कोई पे आउट नहीं, और टीम को खड़ी करते गए। और इस बिलीफ के साथ इन्होंने बिजनेस को खड़ा किया कि एक नोशनल वैल्यू है, मतलब अभी हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन इनको पता है कि पैसा किस तरीके से आएगा मेरे पास। उनको इन्होंने 4 साल में डिवाइड करने के बाद भी इनकी लाखों की इनकम इनको दिख रही है। ये विजुअलाइज करना आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आप कंपनी के लॉन्च होते ही कोई ज्वाइन करता है, वो सोचेगा कि ज्वाइन करते ही मुझे पे आउट मिलना शुरू हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। मेहनत आपको करना पड़ेगा। और ये जो अभी संजय मेश्राम सर ने जो आपको स्टेटमेंट दिया, ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको ये बिलीफ, ये सारा काम जो होता है पूरा फेथ और बिलीफ से ही होता है। अगर आपको बिलीफ है कि इससे पे आउट मिल सकता है तो आप काम करोगे, अगर आपका बिलीफ नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपको पे आउट आने वाले टाइम में भी नहीं मिल पाएगा। तो सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। राइट। तो आगे का क्वेश्चन सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ, जैसा भी हम लोगों ने सुना अभी संजय मेश्राम जी ने अपने बारे में अभी सारी चीजें बताई, कैसे इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और क्या इनके पीछे जो स्ट्रेंथ था, क्या बिलीफ सिस्टम था, उसके बारे में भी हम लोगों ने आपसे बात किया। राइट। आगे जो है कि जब एटमी को अभी भी कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग उनके जहन उनको एटमी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और संजय मेश्राम जी ने जब इस बिजनेस को लेकर के हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी, कंपनी नहीं थी, और सारे जो कंपनी की प्रोफाइल जो भी इन लोगों ने बात किया होगा उस शुरुआत लेवल पे, वो बिल्कुल नया था। तो शुरुआती में मैं पूछना चाहता हूं सर, जब आपने इस बिजनेस को हिंदुस्तान में जब आप लेकर के आए और लोगों से जब आपने बात करना शुरू किया, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल नई थी और शायद आपने इसको लेकर के आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो उस वक्त कैसा रिस्पॉन्स मिला और क्या क्या चैलेंजेस आपको आए लोगों को बताने में? ओके। किसी भी बिजनेस की जब अपन शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के जो दौर होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी 2017 में, तो इसको सुनने के लिए तो लोग मतलब तैयार ही नहीं थे, लेकिन जो मेरे नजदीक के जो क्लोज फ्रेंड थे, उनको जिनका मेरे ऊपर विश्वास था, उन लोगों के साथ में इस बिजनेस को मैंने शुरुआत की है। कि जैसे मैंने बोल दिया उनको कि भाई साउथ कोरिया से एक कंपनी आई है और इंडिया में शुरू होने वाली है, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपको मैं पूरा डिटेल्स में प्लान समझा के बताऊंगा। तो ऐसे 2 4 5 लोग जो थे, जो मेरे विश्वास के ऊपर उन्होंने प्लान ना देखते हुए मेरे साथ में ज्वाइनिंग किया है। फिर ज्वाइनिंग करने के बाद में जब मैं इसको बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई हमको वीकली मीटिंग लेनी चाहिए। तो लोकल में मैं वीकली मीटिंग स्टार्ट किया, लेकिन उस वीकली मीटिंग में जो संडे के दिन होती थी, तो जो ऑर्गेनाइजर रखते थे मीटिंग और मैं, ये 2 या 3 लोग ही रहते थे। तो ऐसा जो सिलसिला है कि भाई मीटिंग तो ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, लेकिन लोग आते नहीं थे। कभी 2 लोग 6। सर आपका म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कीजिए। संजय मेश्राम जी आप म्यूट हो गए हैं। आने के लिए मुझे वीडियो कैसे बनाते हैं यूट्यूब पर ये भी पता नहीं था। तो मेरे एक भांजे हैं,
वो एक दिन हमारे घर में आए, तो उनको मैंने बोला कि भाई एटॉमी के रिगार्डिंग मुझे वीडियो बनाना है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के दिया। उन्होंने बोले कि भाई आप बोलो, मैं आपका शूटिंग करता हूँ। तो वो एटॉमी बिजनेस क्यों करे, ये पहला वीडियो इंडिया में मैंने डाला। और वो पहला वीडियो डालने के बाद में फिर लोगों के कॉल आने मुझे शुरू हुए कि भाई ये क्या बिजनेस है, कैसे है। तो वहां से फिर मेरे नए नए स्टेट में शुरुआत हुई। और फिर नए स्टेट में शुरुआत होने के बाद में कुछ लीडर्स लोग मेरे साथ में कनेक्ट हुए। और वो लीडर्स लोग कनेक्ट होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप फिर उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिए, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिए। तो उन सेमिनार्स को मैं कंडक्ट करने के लिए फिर अदर स्टेट में जाना शुरू किया। और वो अदर स्टेट जाने के साथ साथ फिर टीम बढ़ना शुरू हुई। और आज पूरे भारत देश के हर कोने में अपना बिजनेस जो है डेवलप हो चुका है। और पिछले 3 सालों में मैंने काफी स्टेट्स घूमे हैं, काफी स्टेट्स में मीटिंगें ली है। वो उसी का कारण है। और ऐसे करते 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 3 साल के अंदर अभी लाखों लोगों की टीम लेफ्ट राइट में तैयार हो चुकी है। तो एक्चुअल में जो मेरा बिजनेस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अदर स्टेट से ही हुआ है। क्योंकि लोकल में अभी भी उतने लोगों के अंदर जो नॉलेज होना चाहिए एटॉमी के प्रति, वो उतना समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो नजदीक के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है ये तो हमने देखा हुआ इंसान है, हमको तो पता ही है, इन्होंने इतने सारे बिजनेस किए हैं, यही और भी एक ऐसा एक बिजनेस होगा। तो ऐसे लोगों की टेंडेंसीज होती है, आपके एरिया में भी होंगी वैसी टेंडेंसी। लेकिन मुझे पता है कि जब आदमी जब सक्सेसफुल हो जाता है तो वही लोग आपके तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआती जो मेरा जर्नी था एटॉमी में काम करने का, तो वो नहीं के बराबर का था। लेकिन मेरे पास में विजन था, इंडिया की पॉपुलेशन मेरे सामने में थी कि भाई आप नहीं करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के लोग तो कोई फर्क नहीं गिरता, एक गांव के लोग नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं गिरता, एक स्टेट के लोग भी नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं गिरता। क्योंकि मैं जिस बिजनेस को कर रहा था एटॉमी में वो ग्लोबल बिजनेस था। तो मुझे पता था कि भाई एक स्टेट नहीं करेगा तो दूसरे स्टेट के लोग करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे तो तीसरे स्टेट के लोग करेंगे। लेकिन मैंने जो यहाँ पर विजन देखा है, उस विजन के तहत मैं इसमें 100% सक्सेसफुल होऊंगा। और यही कारण था कि शुरुआती दौर में उतना निगेटिव माहौल होने के बावजूद भी, लोग रजिस्टर्ड होने के लिए तैयार नहीं होने के बावजूद भी मैंने कॉन्स्टेंटली इसको कंटिन्यू रखा। और कंटिन्यू रखने की वजह से आज आपके सामने में हम खड़े हैं और आपके साथ में हम इंटरव्यू दे रहे हैं। राइट सर, ये काफी इंस्पिरेशनल है। कोई एक मतलब ये तो अपने आप में जो आपने चीजें बताई हैं, इतना स्ट्रांग बिलीफ होने के बाद ही आदमी इस लेवल पे काम कर पाता है। जब आप इस बिजनेस को लेकर के हिंदुस्तान में आए तो आपको कभी ऐसा लगा कि कभी आपने ऐसा सोचा था कि इतने लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे और लाखों की टीम हमारी हो जाएगी? ये एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है। मतलब मेरे जहन में कई बार होता है, कई बार ये मैं सोचता रहता हूँ कि कोई भी आदमी जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो वही सोच के चलता है कि ठीक है 100, 50, 200, 500, 1000 तक ठीक है, 2000 ठीक है। ये जब आप आज जब फिगर सुनते हो कि मेरा टोटल टीम साइज जो है 10 लाख 12 लाख से ऊपर जा चुका है, तो ये मुझे समझना चाहता हूं कि ये आपने शुरुआती लेवल पे ये कभी सोचा था कि ऐसा कुछ लेवल पे पहुंच पाएंगे? नहीं, शुरुआती लेवल में उतना बड़ा मैंने नहीं सोचा था कि 10 लाख 15 लाख इतने लोग हो जाएंगे। लेकिन छोटी सी सोच रख के मैंने इसको शुरुआत किया था कि इस बिजनेस में मैं सेल्स मास्टर भी यदि बनता हूं तो भी आज मैं गवर्नमेंट जॉब में जो हायर से हायर जो पोस्ट होती है उससे भी ज्यादा इनकम, और वो भी पैसिव इनकम इस सिस्टम से मैं बना सकता हूं। ये सोचकर ही मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी। क्योंकि एक सेल्स मास्टर का यदि इनकम हम देखें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए से ज्यादा होता है, जनरल कमीशन और मास्टरशिप बोनस पकड़ के। टोटल यदि हम बात करते हो 3 लाख 3.5 लाख तक के ही वो जा सकता है। तो वो मेरे माइंड में पहले से ही था कि भाई मैंने ये भी स्टडी किया था कि एक पर्टिकुलर स्टेट का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो गवर्नमेंट का पर्सन होता है, आईएएस क्वालिफाइड पर्सन होता है, तो मैंने देखा था कि भाई 7th पे स्केल के अनुसार उनका जो सैलरी होता है ओनली 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक के ही होता है। करेक्ट। और वहां पर वो एक ही व्यक्ति होता है, पूरे स्टेट में एक व्यक्ति।
एक डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति। तो मैंने देखा कि भाई ऐसे तो हर व्यक्ति वहां तक के नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसमें 1000-2000 की भी छोटी सी ये टीम बना देता हूँ, और लोगों को यदि मैं सही ढंग से एटॉमिक के बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ, लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाता हूँ, तो डेफिनेटली वो जो छोटा सा जो लेवल है सेल्स मास्टर का, मैं आसानी से हासिल कर सकता हूँ। लेकिन इसमें हर किसी का टीम इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये नेटवर्किंग का पावर है, और नेटवर्किंग के पावर के वजह से आम इंसान भी खास इस सिस्टम में हो सकता है। तो ये सब कुछ जो हुआ है ये प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, और प्लान में वो पावर होने की वजह से उतने लोगों की संख्या बढ़ी है। इतने लोग मेरे नीचे में आएंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा 1000-2000 का ही सपना था कि भाई इतने भी लोग हो जाते हैं और मैं सेल्स मास्टर भी बन जाता हूँ तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है। बट ये सिस्टम का पावर है कि आज लाखों लोगों की टीम बन चुकी है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर में वो करोड़ों को भी क्रॉस करने वाली है। ये ओनली फॉर नेटवर्किंग के पावर की वजह से ही संभव हुआ है। और दूसरा रास्ता यदि हम देखेंगे वर्ल्ड में, तो नेटवर्किंग के बगैर इतना बड़ा होने का कोई रास्ता है नहीं, ये मुझे समझ के। राइट तो अभी आपने सुना संजय मेश्राम जी ने जो बताया कि ये बिजनेस में जब उन्होंने ज्वाइन किया था और हिंदुस्तान में जब बिजनेस को लेकर के आए थे, ये सोचकर आए थे कि अब ये इनका प्लान नहीं था कि 10 लाख या 15 लाख की टीम खड़ी करनी है। इनका एक कैलकुलेशन था कि इस बिजनेस के अंदर सेल्स मास्टर बना जा सकता है। एक ये बिलीफ लेकर के इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हिंदुस्तान में लेकर के आए। और नेटवर्क डुप्लीकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इनकी पावर को आपको संसद ने समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया आपके लिए है, जो व्यूअर हैं, जो चीज को देख रहे हैं, जो नेटवर्क फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इंसान जब बिजनेस को करना शुरू करता है तो ये सोचकर ही आता है। सर ये कॉमन सी बातें हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, कॉमन सी बातें हैं कि लोग कहते हैं कि यार सेल्स मास्टर में 2-2.5 लाख की इनकम हो सकती है क्या, इतना अगर आ जाए तो यहां से शुरुआत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं की है। तो शुरुआत वहीं से होती है और यहीं से शुरुआत आप लोग को भी करना है। और संजय सर ने जिस हिसाब से बताया आपको कि शुरुआत जिस लेवल पे उन्होंने सेल्स मास्टर के अकॉर्डिंग की, और आज देखते देखते समय कंपनी के लॉन्च होने से पहले इनकी टीम साइज 15 लाख क्रॉस कर चुकी है। इतना बड़ा अचीवमेंट है और हम लोग आज लकी हैं कि आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और आगे के सिलसिला को, इस टॉक शो को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा रुचिका मैम को। और पहले मैम अपने बारे में आप बताइए, और कहां से हैं, क्या प्रोफेशन आपका, इस बिजनेस को आपने कब स्टार्ट किया, एक बार उनको बताएं, देन अगेन इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट मैम, ओवर टू यू। थैंक यू राकेश सर, आपने मुझे हैंड ओवर किया। मेरा नाम रुचिका है और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। और मैंने एट मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं इसको, मैं इस सिस्टम को अच्छी तरह से बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि संजय सर का मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, जिस तरह से उन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं उस तरह से मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, प्लस मैंने लेबर लॉ की डिग्री ली हुई है और डिप्लोमा लिया हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमबीए भी पुणे यूनिवर्सिटी से ही किया है। फिर उसके बाद मैंने 5 साल तक मैंने एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट है वहां पे एज एन एचआर प्रोफेशनल मैंने जॉब किया है। तो संजय सर से मेरा यही पूछना था कि सर आपने इतनी बड़ी टीम बनाई है टीमी में और इतनी अच्छी तरह से इसको बिल्डअप किया, इतनी अच्छी तरह से इस सिस्टम को फॉलो किया, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि इस इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही और आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा मेरे मन में जिज्ञासा रहती है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी या क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन की है अपने सिस्टम में कि आपको इतनी अच्छी इतना बड़ा आपने एटमी का इंडिया में एक एम्पायर, ऑलमोस्ट एक एम्पायर ही बना लिया है। ओके देखो, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि एक सेमिनार यदि हम लेने जाते हैं तो लगभग 100-200 लोगों का वो सेमिनार होता है। तो मैं 100-200 लोगों के लिए तो सेमिनार लेने के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके तो वेस्ट ना साउथ सभी जगह गया हूँ।
तो उसके पीछे मेरा एक ही लॉजिक था कि मैं यदि 100-200 लोगों को यदि प्लान प्रेजेंटेशन करता हूं और उन 100-200 लोगों में से केवल 5-10 लोग भी मेरी बात को यदि समझ लेते हैं और मेरे विचारों से यदि सहमत हो जाते हैं, तो मैं महाराष्ट्र से चलकर आसाम, बिहार, गुजरात, जो भी स्टेट्स हैं अभी तक के पूरा जो ऑल ओवर इंडिया घुमा हूं, तो वो मेरे जैसे 10 लोग उस स्टेट में तैयार हो जाएंगे। और जब मेरे जैसे 10 लोग जब तैयार हो जाएंगे और मेरे जैसे सोचना लग जाएंगे, तो 10 के 100 होने में और 100 के 1000 होने में और 100,000 के 10,000, 10,000 के 1,00,000 होने में समय नहीं लगेगा। ये मुझे ऑलरेडी पता होने की वजह से मैंने कभी ये चिंता नहीं की कि मैं जहां से हूँ वहां से 1000 किलोमीटर जाना है कि 2000 किलोमीटर जाना है, मैं वहां तक के गया। क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं एक सेमिनार यदि लेता हूं और मैं एटॉमी का प्लान को यदि सही ढंग से रिप्रेजेंट यदि करता हूं और वहां से 10 लोग भी तैयार हो जाते हैं, तो वो 10 लोग मेरे लिए लाखों के बराबर आने वाले दिनों में होने वाले हैं, करोड़ों के बराबर होने वाले हैं। बस यही सिंपल सा मेरा स्ट्रेटेजी था। मैंने मेजॉरिटी को तो संबोधित किया है, लेकिन उस मेजॉरिटी में से जो मेन जो है मेजॉरिटी 5%, 10%, उनको फाइंड आउट करने का मैंने ज्यादा प्रयास किया। और उसी का वो रीजन है कि आज हमारे टीम में पूरे ऑल ओवर इंडिया की यदि हम बात करें, तो सबसे ज्यादा लीडर्स लोग कहीं यदि होंगे तो वो हमारी टीम में आपको मिलेंगे। तो यही मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। मैंने मास के ऊपर तो फोकस किया, लेकिन मास के अंदर से मैंने यूनिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और यही मेरी स्ट्रेटेजी रही है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हर इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन हर इंसान वो सफल होने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करना चाहता। 5%, 10% लोग ही होते हैं जो करना चाहते हैं, और उसी के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बाकी जनरल लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो हमेशा होते रहेंगे, हर किसी के साथ में होते रहता है। लेकिन जो मोटिवेटेड जो लोग होते हैं, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, वो 5-10% ही लोग होते हैं। क्षेत्र चाहे वो कोई भी हो, एटॉमी हो या कोई भी अन्य बैकग्राउंड हो, उसमें भी वही होने वाला है। तो इसीलिए आप 5% के ऊपर फोकस करिए, 95% तो ऐसे ही आने वाला ही है। तो यही मेरा स्ट्रेटेजी था। जी, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी तरह से बताया। हमने सुना है कि जब आपने एटमी ज्वाइन की थी, तो आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में पता करने के लिए और ये कंपनी के बारे में पता करने के लिए साउथ कोरिया तक का भी सफर करना पड़ा आपको। तो इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपको वो हाँ, सफर यस, कैसा रहा आपका? ऑलरेडी, यस यस, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। ऑलरेडी मेरे ऊपर में इंडिया से 2 लोग रजिस्टर्ड हैं। वो 2 लोग रजिस्टर्ड तो है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था एक्चुअली, उन्होंने वो सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि प्लान समझाने की बात थी, प्रोडक्ट्स डिलीवर की बात थी, या मेरे तक के आने की बात थी, और सेमिनार मीटिंग लेने की बात थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको फिर हमने पूछे कि भाई हमारे अपलाइन आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमें अपलाइन का नाम बता दीजिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर देने से भी हमको मना किया, केवल उन्होंने नाम बताया कि भाई ये हमारे अपलाइन में कोरिया से लोग आते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मुझे इस बिजनेस को डेवलप करना है और आगे बढ़ना है, तो अपलाइन के बगैर तो हम आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि नॉलेज कहाँ से आएगा, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। तो फिर जनवरी 2018 में हमने 15 दिन लगाए नेट में सर्च करने के लिए, इंटरनेट से, क्योंकि वो नाम सर्च करते थे, उनका पूरा वीडियो भी नहीं होने की वजह से यूट्यूब पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सर्चिंग करते करते उनके परिचित में एक लेडीज थी, उनका नाम दिखा उनके साथ में, तो उनको मैंने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद में उन्होंने बोले कि हाँ, इनको हम जानते हैं। तो ऐसा 10-15 दिन के बाद में उनका कांटेक्ट नंबर मिला। कांटेक्ट नंबर मिलने के बाद में उनका व्हाट्सएप हमने किए। व्हाट्सएप करने के बाद में उन्होंने पूछा कि भाई आपका आईडी नंबर पासवर्ड दीजिए। तो मैंने मेरा आईडी नंबर पासवर्ड दिया, और वो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, इंडिया में हमारा बहुत बड़ा टीम चल रहा है। उस समय उतना बड़ा टीम नहीं था,
तो चल रहा है। तो तब से हमारा मतलब बातचीत हुआ, और वो होने के बाद में उन्होंने बोले कि ठीक है, आप हमारे टीम से बिलोंग करते हो, तो आप एक काम करिए, अभी आप कोरिया आइए, हम कोरिया आपको इनवाइट करते हैं। तो उस समय मेरे पास में पासपोर्ट भी नहीं था, तो मैंने पासपोर्ट बनवाया ऑफिस के तरफ से परमिशन लेकर, और पासपोर्ट बना के अक्टूबर 2018 में मैं साउथ कोरिया गया। आने जाने का जो खर्चा है, हमारे जो अपलाइन है, मिस्टर सांक्यू पार्क सर, लीम मैडम, मिस्टर होंग एंड इंपीरियल मास्टर सुंग इल किम, तो इन सभी लोगों ने मतलब मुझे इनवाइट किया। मैं गया वहां पर, और जाने के पीछे मेरा मकसद ये था, काम तो कर रहा था, बिजनेस सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक मन में रहता है कि कहीं ये भाग जाएगी तो कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। तो मैं जाने के लिए तैयार होने के पीछे मकसद ये था कि भाई मैं देखना चाहता था कि वाकई में केरी कहाँ पर है, कोलमर कहाँ पर है, साउथ कोरिया है कि नहीं है। अपन मैप पे तो देखे हैं, लेकिन पर्टिकुलर में देखना भी चाहता था। तो 2018 में गया वहां पर, सेमिनार देखा, 1.5 डे का सक्सेस एकेडमी का सेमिनार। तो वहां मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज भी सुनी, वो स्टोरीज भी मुझे समझ में आई। वहां पर कुछ एमवे के लोग भी जो सक्सेसफुल हुए थे, वो भी स्टेज के ऊपर मैंने सुना, और नॉर्मल बैकग्राउंड से भी लोग जो सक्सेसफुल हुए उनको भी सुना। और 1.5 डे का प्रोग्राम अटेंड किया, कोलमर देखा, केडी देखा, और सारा सिस्टम देखा। और वो देखने के बाद में मुझे जो पहले से जो बिलीव सिस्टम था, पहले तो बिलीव था ही था, लेकिन उससे 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना बिलीव सिस्टम मेरा बढ़ गया। और उधर से रिटर्न आने के बाद में फिर मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने आंखों से देखने की वजह से मेरा जो बिलीव सिस्टम था वो ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद में अपलाइन लोगों ने हमको प्रोडक्ट यूज करने के लिए भेजना चालू किया, हम लोगों को भी देते रहे थोड़े थोड़े। खुद भी मैं अभी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि मैं घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से भी मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई बढ़ा है। तो यही मेरा मतलब जर्नी था, और अभी तो 11 नवंबर को ओपन होने वाला ही है। तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ तक के हम पहुंच सकते हैं। तो आगे का जर्नी भी आप सभी लोगों को पता भी हो जाएगा। जी, आई होप ये आपकी जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रही होगी साउथ कोरिया में। जो जहाँ का वहाँ का माहौल जो सक्सेस एकेडमी का था वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहा होगा। और हम होप करते हैं कि किसी दिन हमें भी वो सब कुछ सक्सेस एकेडमी और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि अभी हमको पता है कि 11 नवंबर को एटमी लॉन्च होने वाली है, बट पिछले 3 सालों से जैसे हम ये सिस्टम बिल्ड अप करते जा रहे हैं, तो कई एमएलएम लीडर्स भी थे और कई दूसरी कंपनीज भी थी जो काफी कहती थी कि एटमी जो है इंडिया में कभी लॉन्च नहीं होगी। और इस तरह का माहौल बना दिया था कि काफी नेगेटिविटी आ गई थी, और कई लोगों ने एटमी ज्वाइन भी करी, फिर उससे काम नहीं किया, किसी ने छोड़ दिया, कुछ करते करते उन्होंने फिर डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने फिर इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, कहीं और भी काम करने लगे। तो इस इतने नेगेटिव माहौल में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, किस तरह से आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, और क्या किया कि आप इतने अच्छी तरह से इस सिस्टम पे बिलीव कर पाए? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए तो हम गाइड कर सकते हैं अगर आप। ओके ओके, वेरी गुड। देखिए, निगेटिव माहौल में पॉजिटिव रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री की जो सोच है वो डिफरेंट सोच है। हमारा, मेरे हिसाब से, मैं सभी के बारे में तो नहीं बोलना चाहूंगा, मेरा ओपिनियन मैं शेयर करना चाहूंगा। इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं, तो बेसिकली उनका जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म का गोल होता है। मतलब कुछ भी करे, लेकिन थोड़े से कम समय के अंदर में हम जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहिए, और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो बेसिकली मेजोरिटी पीपल का जो एमएलएम में काम करते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल पे काम करते हैं।
कुछ परसेंट लोग जो है वो मीडियम टर्म में काम करते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होने वाले जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म वाले काम करने वाले जो लोग हैं वो निगेटिविटी फैलाने में माहिर होते हैं, क्योंकि वो आज इधर है, कल उधर जाएंगे, परसों किसी और कंपनी में जाएंगे। लेकिन जो ऐसे जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल कहीं पर भी नहीं होते। तो मैं इसमें टिका रहने के वजह ये है कि मैंने ये देखा कि कोई प्रोफेशनल डिग्री यदि कोई करता है और उसको यदि कोई पर्सन बोलता है कि भाई आप ये डिग्री नहीं कर सकते, और वह डिग्री करने वाला इंसान यदि जिसने बोला है कि आप डिग्री नहीं कर सकते उसकी बात यदि मान लेता है, तो उसका जो विजन होता है कि मैं ये पढ़ाई करके ये बनने वाला हूँ या ये करने वाला हूँ, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम एजुकेशन बैकग्राउंड में यदि उसको हम अप्लाई करते हैं कि कोई कुछ भी बोले, नौकरी के फील्ड में भी हम कोई कुछ भी बोले, लेकिन कंपटीशन का हम पढ़ाई करते रहते हैं, घर वाले भी हमको मना करते हैं कि तू कभी पास नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो सकता, सोसाइटी भी हमको बोलती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम उनको ना मानते हुए हम पढ़ाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको नौकरी मिलानी होती है। बिजनेस क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमको बिजनेस में सक्सेसफुल होना होता है। तो वैसे मैंने ये सोचा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज अलग अलग कंपनियां काम कर रही है, हर कंपनी अपने आप को अच्छा मानती है और मानना भी चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि भाई नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनके विजन की कमी के वजह से वो दूसरे को कम मानते हैं। लेकिन दूसरे को कम मानना या दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता ये मानना गलत धारणा है। और यही गलत धारणा के तहत जो बाकी के जो एमएलएम कंपनीज के लीडर्स हैं या एमएलएम कंपनी के ओनर भी होंगे, वो ये बोलते थे कि भाई एटोमी जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे इसलिए बिलीव था कि इट विल कम 101%, चाहे आप करो या ना करो, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसका सिस्टम देखा था, सारे प्रिंसिपल्स को मैंने पढ़ा है, सारा स्टडी किया है, प्रोडक्ट यूज किया है। तो मुझे 100% पता था कि इंडिया की कितनी भी बिगेस्ट कंपनी होंगी और वो कितना भी प्रयास करेगी कि भाई एटोमी इंडिया में नहीं आ सकती, लेकिन इसको कोई नहीं रोकने वाला था। ये मुझे पता होने की वजह से लोगों के तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर तरह के सोसाइटी में जैसे लोग होते हैं, तो हर तरह की सोसाइटी में कंपनियां भी चलती रहती है, तो उनके तरफ मैंने ध्यान ना देते हुए एक दिन एक बोला गया है कि भाई सत्य का ही हमेशा विजय होता है। तो हो सकता है कि भाई मुझे इनकम नहीं मिल रही थी तो लोग को लगता था कि भाई ऐसे कैसे काम करता है, बगैर पैसे से काम करता है, क्या होने वाला है। लेकिन ये विजन मुझे पता था, और वही विजन के वजह से आज उन लोगों के सामने में हमारे इंडिया का ओपनिंग का डेट आ चुका है। तो कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, एमएलएम सेक्टर से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि हर किसी का एक अपना एक स्ट्रेटेजी होता है और वो स्ट्रेटेजी के अनुसार ही आगे बढ़ते रहता है। एटोमी का भी एक साल के अंदर में इंडिया में लॉन्च होंगे और उसी का बदौलत है आज आपके सामने डेट हुआ है और नेक्स्ट मंथ में एटोमी इंडिया में लॉन्च भी होने वाली है। तो निगेटिविटी हमारे सामने कुछ भी नहीं होती। आप यदि अपने मन के अंदर से पॉजिटिव हो तो आपको वर्ल्ड का कोई भी पर्सन नहीं हरा सकता, क्योंकि हारने वाला और जीतने वाला केवल अपने मन से ही होता है। यदि आप डिसाइड कर लेते हो कि आई विल विन, सो डेफिनेटली यू विल विन। और आप यदि डिसाइड करते हो कि मैं इस दौर में नहीं जीत पाऊंगा, तो आप कितने भी शक्तिशाली होंगे तो आप इस दौर में नहीं जीत पाएंगे। तो निगेटिविटी में पॉजिटिविटी रहने का एक ही जरिया है कि आप क्या पाना चाहते हो, और ये आपको यदि पता है तो नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने में होता है, परिस्थितियां आपको कुछ भी आड़े नहीं आ सकती। तो यही बस रीजन था कि नेगेटिविटी में पॉजिटिव रह के काम करने का। जी, इसी से कोरिलेटेड मेरा एक और मुझे काफी आता है दिमाग में कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में काफी लोग जो है बहुत नेगेटिव है और इतना उसके बारे में इतना खुल के सोचते नहीं है, जबकि विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इस विदेश में और भारत के नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल में इतना बड़ा अंतर है, और इंडिया में इतना नेगेटिविटी होने के आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं? और विदेशों में भी लोग काफी नेटवर्क मार्केटिंग को जो है काफी खुलकर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे कल्चर में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतना कॉन्ट्रडिक्शन होता है? ओके, सबसे पहले तो हमारा है बैकग्राउंड, हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमने किस तरह का एजुकेशन लिया है, सोसाइटी में क्या माहौल चलता है। इंडिया में एमएलएम के प्रति इतना मतलब माहौल खराब होने के पीछे यदि मैं कहना चाहूंगा तो हमारी इंडियन कंपनी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर, क्योंकि हर इंसान सफलता के लिए किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन जो कंपनी के जो ओनर होते हैं, सभी लोगों की बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों की बात करूंगा, तो कुछ लोगों का जो एम होता है ओनली फॉर मेकिंग मनी होता है, केवल पैसा कमा लिए, बाद में कितने लोग बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो नहीं देखते। केवल कुछ लोगों का जो एम होता है केवल पैसा कमाने के लिए कंपनियों को एस्टेब्लिशमेंट करना होता है, और ऐसा इंडिया में बहुत सारी कंपनियों ने किया भी है, और वो उसके वजह से काफी लोगों ने धोखा खाया हुआ है। तो वो धोखा खाने के वजह से, और जो कंपनी शुरुआती दौर में शुरू हुई थी वो आज शुरू नहीं है, वो यदि कंपनी आज भी यदि शुरू होती, वो कंपनी यदि अपना नाम परिवर्तित करके यदि मार्केट में काम नहीं करती, तो आज लोगों का विश्वास बना रहता, लोग यदि सक्सेसफुल हुए रहते, तो आज भी हम भी लोग किसी न किसी कंपनी में, आप भी किसी न किसी कंपनी में सक्सेसफुल व्यक्ति होते। लेकिन उन कंपनियों में काम करने के बाद में हमको हमेशा हमेशा धोखा मिलने की वजह से, और हमने अपने परिवार को जो सपने दिखाए थे वो सपने उन कंपनियों में पूरे नहीं करने की वजह से एमएलएम के प्रति लोगों के मन में एक नेगेटिविटी का माहौल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमको प्रॉपर बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, ये प्रॉपरली एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं देने की वजह से, और हमारा एजुकेशन केवल नौकरी पेशा वर्ग तैयार कैसे किया जाता है ये होने की वजह से हमको एमएलएम के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, और उसी के तहत हम इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम नौकरी के तरफ जाना चाहते हैं, चपरासी बनना चाहते हैं। आज इंजीनियर भी बना होगा कोई पढ़ाई लिखाई करके, या पीएचडी भी किया होगा, आपने भी देखे होंगे कि वो चपरासी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन एमएलएम नहीं करना चाहते, तो उनको पता नहीं है कि इसमें पोटेंशियल कितना है। लेकिन अदर कंट्री की यदि बात करें तो यूएसए जैसे कंट्री में, जिसको हम देश दुनिया का बहुत ही पैसे वाला देश मानते हैं, तो उस कंट्री में 60 से 70% लोग एमएलएम बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर उनको पता है कि एमएलएम बिजनेस करने से ही हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, देश विदेश की सैर कर सकते हैं, लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, लोगों को हम डोनेट कर सकते हैं, या हमारे मन में जो भी सपना है उस सपने को हम इस सिस्टम के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो ये लोगों को वहां पर पता है, क्योंकि अदर कंट्रीज में 100 सालों से ज्यादा का पीरियड हो चुका है, और इंडिया में 20 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है। लेकिन इंडिया में इतना माहौल इसलिए क्रिएट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस भी कंपनी में जो भी इंडियंस लोग काम करने गए थे, 5 साल काम किए, 6 साल काम किए, वो कंपनी बंद हो गई। उसके वजह से लोगों का जो विश्वास है वो खत्म हो गया है। और जो हम सफल होने की जो बात कर रहे थे, तो केवल 1% 2% ही लोग सफल हुए हैं, लेकिन जो 98% जो लोग हैं वो अभी भी काम ही कर रहे हैं जहां के वहां है। तो इसीलिए इंडियन के बारे में ये जो सोच है ये एटॉमी चेंज करने वाली है, क्योंकि एटॉमी में 99% लोग सफल होने वाले हैं और 1% लोग असफल होने वाले हैं। वो 1% लोग असफल इसलिए होंगे क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहेंगे, वही असफल होंगे। लेकिन जो काम करेंगे वो 99% सफल होने वाले हैं। तो इसीलिए जो इंडिया का जो सिनेरियो है, ये एटॉमी
101% चेंज करने वाली है। और ये चेंज होने के बाद जब लोग सक्सेसफुल होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल सक्सीड इन एटॉमी बिजनेस, तो लोगों का जो नजरिया है एटॉमी के प्रति वो ऑलरेडी चेंज होने वाला है। और गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई 2025 तक के हमारा जो टर्नओवर है 64,000 करोड़ का होने वाला है। तो उससे ज्यादा का टर्नओवर बढ़ाने में एटॉमी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाने वाला है। और इसके वजह से जो निगेटिविटी का जो माहौल इंडिया में क्रिएट हुआ है, तो ये निगेटिविटी का माहौल एटॉमी के वजह से पूरा पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होने वाला है। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हम सभी लोगों ने कर दी है। और इनकम मिलने के बाद में तो आप भी देखेंगे और भी कंपनी वाले देखेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि एटॉमी बिजनेस क्या है और एमएलएम बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। तो ये सभी लोगों को पता हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। जी, इससे ये तो खैर बहुत ही अच्छा है कि एटमी इस माहौल को काफी हद तक इसको कम करने में सफल होगा। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। और इसी तरह से जैसे एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर मैं एटमी में जुड़ी हुई हूँ, एटमी में मैं काम कर रही हूँ। तो अराउंड द वर्ल्ड 60% ऑफ जो वुमेन्स हैं वो एटमी में वुमेन्स ही हैं, वुमन एंटरप्रेन्योर ही हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि एटमी में एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर जो लेडीज हैं जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहती हैं, उनका क्या फ्यूचर है? और वहाँ पे जो वुमन एंटरप्रेन्योर जो है जो अपना एटमी में बिजनेस करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से सफल हो सकती हैं और उनका क्या फ्यूचर रहेगा एटमी में? बिकॉज एटमी में ऑलमोस्ट 60% जो लेडीज हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा कि किस हद तक वुमन एंटरप्रेन्योर की भूमिका रहेगी एटमी बिजनेस में? एटॉमी एक फैमिली बिजनेस होने की वजह से और ज्यादातर लेडीज लोग इसमें काम करती है। ये आपने जो बोला है ये सही बात है। ज्यादा लेडीज लोग काम करने के पीछे वजह ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स जो है वो लेडीज लोगों से रिगार्डिंग होने की वजह से, और लेडीज जो वर्ग जो होता है वो ज्यादा टॉकेटिव होता है, मतलब बोलने वाला वर्ग होता है। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चीज आपको अच्छी लगती है लेडीज लोगों को, वो दूसरे लोग को हमेशा बताते रहते हैं। वो चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, कोई भी चीज हो, वो बताते रहते हैं और वो हमेशा बोलते रहते हैं। ये एक उनकी विशेषताएं है। तो उसके वजह से ज्यादा लेडीज लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि एक लेडीज को कोई प्रोडक्ट्स पसंद आ गया तो वो 10-20 लेडीज लोगों को बता देती है। लेकिन उसी इसमें जेंट्स की यदि बात करें तो जेंट्स लोग बताने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। बताएंगे जरूर लेकिन अब जल्दी नहीं बताते, थोड़ा समय लेते हैं। और लेडीज लोगों को कोई चीज अच्छी लग गई तो वो बहुत जल्दी तेजी से उसको स्प्रेड अप कर लेते हैं। तो उसी का रीजन ये है कि लेडीज लोग इसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। दूसरा रीजन ये है कि जेंट्स लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी मोनोपोली है, हम पैसा बनाते हैं, हम ही पैसा बनाना चाहिए। तो ये एक ईगोनेस जेंट्स के पीछे में होता है। तो ईगोनेस होने की वजह से जेंट्स लोगों को बहुत धीरे से समझ में आता है कि भाई हम जितना पैसा बना रहे हैं हमसे ज्यादा पैसा हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, जो लेडीज वर्ग है, वो भी इस बिजनेस के माध्यम से बना सकते हैं। तो ये बनाने के बाद में उनको जब समझ में आता है तब वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेडीज वर्ग ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो जेंट्स जैसे फ्रॉड नहीं करना चाहती। आज तक के आपने जितने भी केसेस वर्ल्ड वाइड देखे होंगे तो बहुत रेयरली केसेस होते हैं कि जो लेडीज लोग किसी के साथ में फ्रॉड करते हैं। वो सिंसियरली वर्क करना चाहते हैं और सिंसियरली वर्क करने की वजह से वो हमेशा सक्सेसफुल भी होते हैं। और हर बिजनेस में लेडीज लोग इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं और अपने काम को करते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं, इधर उधर की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि लेडीज लोग ज्यादा किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। और एटॉमी में भी ज्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे
वही एकमात्र रीजन है। इंडिया में भी काफी ज्यादा मात्रा में लेडीज लोग काम कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेडीज से रिलेटेड होने की वजह से हम काफी लेडीज लोग यहाँ इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कोई लागत नहीं होने की वजह से आज इंडिया की जो भी महिला कुछ पैसा बनाना चाहती है प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, तो वो इस बिजनेस को साइन अप कर सकती है और अपने जो भी ड्रीम्स है, जो भी उनके सपने होंगे, वो इस बिजनेस के माध्यम से पूरी कर सकती है। इतना पोटेंशियल होने की वजह से और कोई रिस्क नहीं होने की वजह से हर जो महिला है इस बिजनेस में आ सकती है और सक्सेसफुल भी हो सकती है। थैंक यू सर। मुझे आशा है कि, और मैं बहुत ही पॉजिटिवली देखती हूँ कि एटमी में जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफी अच्छा काम करेंगी और काफी अच्छे से सक्सेसफुल होंगी। और इसी के साथ मैं राकेश सर को हैंड ओवर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें के मन में भी इतनी बातें सुनने के बाद उनके मन में भी काफी जिज्ञासा होगी, काफी सारे नए नए क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। तो मैं उनको भी मौका देती हूँ कि वो अपनी जिज्ञासा को पूरी तरह से आपके सामने व्यक्त करें और उसका सलूशन पाएं। तो मैं राकेश सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सर। ये जो सवाल जवाब अभी जितने भी हुए, काफी बहुत ही क्लैरिटी से आपने हर चीजों को समझाने की कोशिश सर आवाज की। माइक पास में लीजिए। हाँ, यस। जितने भी अब हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस हुआ है, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए, जिस तरीके से आपने उसको क्लैरिटी से समझाया, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको उन तक सारी बातें पहुंच पाएंगी। और इसको कंटिन्यू करते हुए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आई मीन जब हम लोग इस बिजनेस को आगे लेके चलते हैं, राइट, तो वहां पे हमारे पास कुछ रूटीन लाइफ में कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है हर एक आदमी को। डेली बेसिस पे आपके आज के डेट में आपकी कैसी वर्किंग है? मतलब रोजाना आप आज के डेट में कैसे प्लान करते हो, क्या वर्किंग होती है, कैसे आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एवरी डे? हाँ, आज की डेली रूटीन की बात करें तो बेसिकली मेरा जो समय जाता है, पहले तो ज्यादातर मीटिंग सेमिनारों में जाता था। अभी फोन कॉलिंग में सुबह 9 बजे के बाद में रात के 10, 11, 12 भी बज जाते हैं, तो फोन कॉलिंग में ही ज्यादातर समय जाता है। और जो अभी कोविड 19 का पीरियड जो चालू है, उसके वजह से जो सेमिनार थे, वो सेमिनार नहीं होने की वजह से ज्यादातर मेरा जो समय है वो फोन कॉलिंग में ही जाता है। लेकिन अभी मैंने सेमिनार लेना संडे के दिन या छुट्टी के दिन अभी मैंने स्टार्टअप कर दिए है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 100 लोगों का परमिशन ऑलरेडी दे दिया है। तो उसी के तहत अभी आने वाले दिनों में जो एवरी संडे जो रहेगा मेरा, वो सेमिनार होने वाला है। वो कहीं पर भी सेमिनार हो सकता है। अभी का जो रूटीन है, लोगों को समझाना है और बेसिक जो किसी के क्वेश्चन आते हैं या कुछ उनको जानकारी चाहिए, बस ये जानकारी देने तक के ही मेरा काम आज के डेट में मेरा सीमित है। क्यों? क्योंकि अभी काफी टीम बड़ी बन चुकी है और जो पहले जैसे मुझे जो वर्क करना पड़ता था, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मीटिंग लेना है, आना जाना, तो उतना अभी फिलहाल नहीं करना पड़ रहा है। तो इसीलिए तो पहले जैसा जो हेक्टिक लाइफ जो था जाने आने का, वो फिलहाल नहीं है। अभी जो बिजनेस जो है वो फोन का ही बिजनेस है पूरा फुल डे। राइट सर। ओके। सबसे पहले तो आपने सही बोला है कि भाई जो माइंडसेट है वो गलत तरीके से डिजाइन किया गया है या उन्होंने वैसा सोचा है। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है बहुत सालों पहले से ही पूरे ग्लोबली हो चुका है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम केवल अपने पर्टिकुलर कंट्री की ही कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, हम अदर कंट्री का कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या अदर कंट्रीज की जो कंपनीज है उनमें काम नहीं करेंगे या अदर कंट्रीज के कोई हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ये हमारी नादानी वाली बात होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जितने लोग मतलब वोकल फॉर वोकल में बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। विदेशियों में बिलीव करते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर, जैसे आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, वैसा हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है।
जैसे हमारे देश में पेट्रोल डीजल नहीं बनता, या बनता भी होगा तो उसकी उतनी पर्याप्त मात्रा नहीं है, हमको पेट्रोल डीजल ये बाहर से ही मंगाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको बाहर देशों से मंगानी पड़ती है। आज हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या पूरा भारत देश उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ये हमारे देश का है ही नहीं। करेक्ट। कंप्यूटर भी हमारे देश में नहीं है। सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे देश में नहीं है। अभी हम डुप्लीकेशन करके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत ये सारी चीजें जो न्यू न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो आई है, ये बाहर के कंट्री से ही आई है। आज व्हाट्सएप यूज करते हैं वो हमारे देश का नहीं है। करेक्ट। या गूगल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे देश का नहीं है। यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे देश का नहीं है। फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे देश का नहीं है। आज हम 4G जो सेवा इस्तेमाल करते हैं, आने वाले दिनों में 5G आने वाला है, वो भी हमारे देश का नहीं है। तो जब इतनी सारी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको गिना सकता हूँ, जब ये हमारे देश के है नहीं, तो हम कैसी बात कर सकते हैं कि भाई हम अपने ही देश में अपने ही देश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो बात है कि भाई हम देशी विदेशी ये हमने भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि हम करेंगे तो हमारे देश से कोई भी फ्लाइट व्यवस्था किसी अदर कंट्री में नहीं जाएंगी। हमारे लड़के बच्चे भी अदर कंट्री में पढ़ने के लिए हम ही लोग भेजते हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई देश विदेश की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनके लड़के बच्चों को यदि हम देखें कि भाई आपके लड़के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो वो फॉरेन में पढ़ते हैं, कोई यूएसए में पढ़ता होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? देश हमारे देश में ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। बोलना अलग है, करना बात अलग है। तो ये जो सोच है, इस सोच को हमने अपने माइंड से निकालना है। और ये जब हम निकाल लेंगे तो हमारे मन के अंदर में ये जो दूषित भावना जो भरी पड़ी हुई है, ये नहीं रहेगी, और हम सही ढंग से किसी भी क्षेत्र में काम कर पाएंगे। और अपने देश का जो नाम है, भारत देश का जो नाम है, पूरे वर्ल्ड में हम ऊंचे दर्जे पर नंबर 1 हम लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा यदि हम माइंडसेट रखेंगे कि देश विदेश वाला, तो हम कहीं पर नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसे आप रखेंगे देश विदेश की बात, तो दूसरे देश भी हमारे साथ में रख सकते हैं। और दो दूसरे देश पे ऊपर यदि हम निर्भर होंगे तो हमारा जो विकास है यहाँ के यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, ऑल इंडियन से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि देश विदेश की भाषा जो है ये गवर्नमेंट भी नहीं बोलती। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारे कोऑपरेशन एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो यदि ऐसा नहीं होता तो उस मिनिस्ट्री की भी स्थापना नहीं करनी पड़ती। तो गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, ये अपने तरफ से हम लोग इसको मतलब बता रहे हैं और लोगों के मन के अंदर में गलतफहमियां बना रहे हैं। तो ये गलत बात है, वैसी बात हमने नहीं करनी चाहिए। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है। क्योंकि आज हम कहीं पर भी रहते होंगे, लेकिन हमारे हाथ में जो मोबाइल यंत्र है, उस यंत्र के माध्यम से हम किसी के साथ भी 1 सेकंड के अंदर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब आज पूरा वर्ल्ड हमारे मुट्ठी में है। तो ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हम आपके पर्टिकुलर रिलेटिव यदि किसी अदर कंट्री में होंगे तो आप तो उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे, आप अदर कंट्री में जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। राइट सर, राइट सर। और ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया। जो जैसे फेसबुक है, आप ट्विटर है, या फिर व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, इसमें से हिंदुस्तान का ये कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है और सारे बाहर के प्लेटफॉर्म है। पूरा देश इसमें कनेक्टेड है आज के डेट में। तो जो वोकल लोकल को लेकर के थोड़ा सा अगर नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत जरूरी भी है। इनफैक्ट लोगों तक ये आपके द्वारा पहुंचे तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हम लोगों ने अपने लेवल पे बताने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आपसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं और जिस लेवल पे आप जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, जो क्लैरिटी आपने दिया इस चीज को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा, इसमें एक सवाल सबके जहन में उठता है और कई लोग इस चीज को लेकर के पूछते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जब कोई हम लोग भी इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री जब आया तो लोग क्वालिटी के बारे में बात करना शुरू किए। उससे पहले कोई क्वालिटी के बारे में बात नहीं करता था और केवल बातें होती थी प्राइस को लेकर के। जो प्राइस पे प्रोडक्ट लोग मिलता है, थोड़ा सा अगर कॉस्ट ऊपर चला गया तो लोग प्राइस पे ही कंपैरिजन होती थी, क्वालिटी पे कोई बात नहीं करता था। आज जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर हम लोग पिछले 24 साल से यहां पर रन कर रहे हैं, 24 साल के अंदर एक चीज जो है वो हमेशा हमारे लिए एक टफ कंपटीशन रहता है, एक फाइट रहता है लोगों को समझा पाना, और वो होता है प्राइस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी होते हैं और क्वालिटी को लेकर के जब प्राइस को लेकर जब बात उठती है तो लोगों को कन्विंस करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। लोगों को दिमाग में यही आता है कि बहुत महंगा प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, वो सीधा प्राइस पे आकर के उनकी गाड़ी रुक जाती है। तो इस पे आप कुछ अगर सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर को तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। ओके, राइट सर। हाँ, ये तो जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में आई है तब से ये प्रश्न लोगों के मन में आता है, लेकिन मैं क्लियरली इसका जवाब देना चाहूंगा। 2 एग्जांपल बताएंगे हम। ए नाम की एक कंपनी है और बी नाम की एक कंपनी है। तो ये नाम की कंपनी में मान लीजिए कि कोई पेस्ट है समझो, वो 10 रुपए में मिल रहा है, और बी नाम की जो कंपनी है उसमें कोई पेस्ट है मान लीजिए कि 200 रुपए में मिल रहा है। तो हम ये सोच में लग जाते हैं कि भाई वहां तो 10 रुपए में मिलता है, यहाँ तो 200 रुपए में मिलता है। तो हम ये नहीं सोच पाते कि वो 10 रुपए के अंदर में क्या है और 200 रुपए के अंदर में क्या है, ये हमको पता ही नहीं चलता। तो हमको यदि वास्तविकता में रेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में यदि पता करना है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक बार उस प्रोडक्ट्स को हमने इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी क्या है ये आपको पता नहीं चलेगी। करेक्ट। और जब तक वो क्वालिटी पता नहीं चलेगी तब तक वो 10 रुपए वाली चीज सही है या 200 रुपए वाली चीज सही है ये आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, आवाज आ रही है? राइट राइट। अच्छा, एक सर हम लोग जैसा देख रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को जितना मैं समझ पाया हूं और पिछले 15-16 साल से मैं इस इंडस्ट्री को देखा हूं, काम तो ज्यादा मैंने नहीं किया लेकिन देखा जरूर हूं, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने देखा है कि समय के साथ साथ चीजें बदली हैं और आज जब एटमी की बात हम लोग करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इनके पास काफी हाई रेटेड टेक्नोलॉजी इनको लेकर के ये काम कर रहे हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी जो है कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले बिजनेस के अंदर। अभी जैसे कई सारी कंपनियां जिसके पास जो नॉर्मल पुराने तरीके से जो काम होता है उसी तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन जब एडमी की एंट्री हुई है हिंदुस्तान के अंदर तो एक चीज लोगों ने समझा कि कंपनी बहुत ही एडवांस है और हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये वर्किंग कर रही है। इस टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट आपको दिखता है? राइट। टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देता। जैसे कि शुरुआती दौर में जब इंडिया में इंटरनेट आया था 90 के दशक में, तो बहुत कम लोगों को पता था कि भाई इंटरनेट का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल आने वाले दिनों में हो सकता है। जब फर्स्ट टाइम इंडिया में मोबाइल लॉन्च हुआ तो उस समय हमको उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगा जितना कि आज के डेट में हमको लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है जब शुरुआती दौर में जब लॉन्च होती है तो हमको उसके बारे में जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत कम लगता है, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल के बारे में हमारे मन में जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं वैसे वैसे उस चीज का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना है ये समझना शुरू हो जाता है। जैसे कि आज बगैर इंटरनेट के आज भारत का जिसके मोबाइल हाथ में है वह व्यक्ति नहीं रह सकता। उसको पता है कि भाई मैं आज इंटरनेट यदि इस्तेमाल नहीं करूंगा तो आज यूट्यूब नहीं देख सकता, आज इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो गूगल में मुझे जो सर्च करना है वो मैं सर्च नहीं कर सकता। लेकिन यही बात यदि हम 1990 में बताते हैं हर व्यक्ति को कि भाई इंटरनेट इज इम्पोर्टेंट थिंग, आप उसके माध्यम से कुछ भी चीजें देख सकते हो,
तो शायद बहुत कम लोग हैं वो समझ पाते। तो वैसी बात एटोमी के साथ में है। एटोमी इज द एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्री जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन किया है, जिन्होंने एक्सआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एक्सटेंडेड रियलिटी जिसको बोलते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जो है, जो अदर कंपनियां सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जो कि ऑलरेडी एटोमी ने सोच लिया है और उसका इस्तेमाल करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो हालांकि अभी लोगों को लग रहा है कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन एक व्यक्ति जब समझ लेता है तो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरा व्यक्ति समझता है, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरा व्यक्ति समझता है, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हो जाता है कि पूरा भारत देश को समझ में आ जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत हमको भी है। हो सकता है कि आज के डेट में किसी को अटपटा सा लगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी क्या जरूरत है। आज हम यदि बोलेंगे कि भाई आने वाले 2030 तक के बगैर ड्राइवर की कारें आने वाली है, तो हो सकता है कि लोग मुझे हंसेंगे, आपको हंसेंगे, बट ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉन ड्राइवर कार अभी मार्केट में आने वाली है, विदेशों में तो चालू हो गई। एयरपोर्ट में भी आप गए होंगे तो वहां पर रोबोट काम करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल युग है और ये होने वाला है। आने वाले दिनों में इंडिया में भी वही होने वाला है। लेकिन इसका बेनिफिट होगा किसको? जो आज इस टेक्नोलॉजी को समझकर इस सिस्टम के साथ में काम करेगा, उसको पकड़ के रहेगा, वही आगे बढ़ने वाला है। मेजॉरिटी पीपल के साथ में क्या होता है कि जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जब लोग सक्सेसफुल होते हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हर किसी के पास में जब देखते हैं, तब बाकी की जो जनता है उसका इस्तेमाल करना चालू कर देती है। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी वो चाहे पहले एक्सेप्ट करो या बाद में एक्सेप्ट करो, हर किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि बगैर टेक्नोलॉजी के कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाएगा। आज यदि हम बोलेंगे भारत देश के सभी व्यक्तियों को कि भाई साहब आप इंटरनेट का यूज मत करो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो आज आप कितना भी बोलेंगे उनको फिर भी मानने वाले नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस उनको समझ चुका है। वैसा ही एटोमी बिजनेस में जब शुरू होने के बाद में इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी समझ में आएंगी, इनके प्लान समझ में आएंगे, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं ये लोगों को जब दिखाई देगा, तो लोग किसी की बात नहीं मानेंगे और इस सिस्टम को ही एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। वो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरू होने के बाद में मेरे हिसाब से 100% समझ में आएगा। और भारत देश की जो जनता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी हद तक के सक्सेसफुल भी होंगी, और हर व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहेगा, जो कि एकदम आसान टेक्नोलॉजी है। और आने वाले दिनों में हर व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को सीख सकता है और हम भी लोगों को सिखा सकते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी धीरे से एक्सेप्ट होती है, लेकिन हर कोई इसको एक्सेप्ट करता ही है। राइट सर, राइट, बिल्कुल सही आपने बताया। और टेक्नोलॉजी की तो खैर ये हिंदुस्तान की जब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा सर ने जिस पॉइंट्स को रखा है, जो चीज क्लैरिटी से कहा है, इसमें देखिए मैं अपने व्यूअर को थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ये हम लोग कहते हैं, राइट। और जब इस तरीके की बातें होती है, टेक्नोलॉजी की जब बातें होती है, तो एक्सेप्टेंस जो है वो धीरे धीरे आ जाएगा। और हिंदुस्तान में रफ्तार से आने का रीजन ये है कि आज जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद भी कंट्री इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हर तरीके की बात हम लोग सुनते हैं। तो सर ने जो बताया बिल्कुल करेक्ट बात बोला है। और आगे बढ़ते हुए सर, हमारे एक व्यूअर हैं पुणे से, बेसिकली गोवा में अभी रह रहे हैं, संतोष शेखर, मिस्टर संतोष शेखर। उनका एक सवाल था जो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि सस्ते प्रोडक्ट और महंगे प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो ये हमेशा चलता है और बार बार चलता है। सस्ते महंगे का जो डिस्कशन है वो एवरी टाइम होता रहता है, चाहे मीटिंग किसी भी लेवल का हो, राइट। अभी बीच में हमारे एमडी सर जो हैं बिस्तर इम्तियाज अली, उनका एक वीडियो आया था और वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम लोग आने वाले टाइम में
सस्ते प्रोडक्ट जो कहते हैं, जो उनका डेफिनेशन था कि हम लोग कम रेट के प्रोडक्ट को भी बाजार में लेकर के आएंगे, आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा एटमी के अंदर? एटमी कुछ ऐसी वर्किंग काम करने के प्लान में है क्या? हाँ, ये 100% पॉसिबल होगा। रही बात कि भाई हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं कि सस्ते हैं और क्वालिटी बेस्ड कैसे है क्या है, तो हमको यदि किसी प्रोडक्ट के साथ में यदि कंपेयर करना होगा तो हमको उस प्रोडक्ट्स के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर में क्या इंग्रेडिएंट है और कितनी मात्रा में है, ये पहला हमको देखना पड़ेगा। हम पेस्ट तो बोलते हैं, पेस्ट तो हर प्रकार के पेस्ट है ब्रश करने के लिए, लेकिन पेस्ट की क्वालिटियां अलग अलग है, लेकिन सभी को हम पेस्ट ही बोलते हैं। जैसे कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, लेकिन हम सभी को डॉक्टर ही बोलते हैं। लेकिन उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं और कुछ लोग लोकल डॉक्टर होते हैं, लेकिन सभी को डॉक्टर ही कहते हैं। तो उसी प्रकार पेस्ट भी हमारे पास में है या जो अन्य प्रोडक्ट जो भी हमारे पास में है, उनको भी वही बोला जाता है जो कि मार्केट में बोला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई उसके रेट और हमारे रेट की यदि हम कंपेयर करें तो रेट में फर्क दिखता है। उसका रीजन क्या है कि जो प्रोडक्ट मार्केट से हम लोग जो ले रहे हैं वो सस्ते में मिलता जरूर है, लेकिन जिस चीज को बोल के वो प्रोडक्ट बेचा जाता है, आज तक के वो प्रॉब्लम्स हमारा खत्म हुआ ही नहीं है। मतलब वो चीज के लिए ले रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सॉल्व होने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स उस पेस्ट के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट्स हो वो चाहिए, वो हमारे पास में उस पेस्ट के अंदर में नहीं होते, लेकिन वो कम रेट में मिलता है, इसलिए हमको लगता है कि भाई ये सही है। लेकिन सालों सालों से इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारे अंदर में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। ये जो नेक्स्ट जो है एटमी बोलो या कोई भी अन्य ब्रांड बोलो, जो क्वालिटी वाला जो ब्रांड होता है वो थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन उसके रिजल्ट होते हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हर इंसान जो है वो चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन हो, जब पैसे देता है तो उसका सेटिस्फेक्शन वो चाहता है। जब आप पैसे ही कम दे रहे हो मार्केट में तो सेटिस्फेक्शन की क्या अपेक्षा रखेंगे? आप रख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन में गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आपको केवल जनरल क्लास में ही जाना है या आपको केवल एसी में ही जाना है या फर्स्ट क्लास में जाना है, ये निर्धारित हम करते हैं। यदि हमको धक्के खाके यदि जाना है तो जनरल की टिकट तो कभी भी निकाल के जा सकते हो, जहां बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी। यह हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसा मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है, आपको 5 रुपए में भी कोई प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, 10 रुपए में भी कोई प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, लेकिन उससे आप क्या बेनिफिट लेने वाले हो, कैसा समाधान महसूस करने वाले हो, इस बात को मेरे हिसाब से समझना बेहद जरूरी है। ताकि ये बात यदि हमको समझ में आती है कि हम बाहर के फील्ड में ये सारा अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई वो उसकी पढ़ाई महंगी है क्योंकि वो एजुकेशन अच्छा है, इसलिए पैसे भी वहां ज्यादा देना पड़ेंगे, ये हमारी सोच होती है। तो वो सोच को हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लगाना है कि यहाँ यदि हमको 5-10 रुपए या 100 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमको ऐसी क्वालिटी भी यहाँ पर मिल रही है। एक तरफ बोलेंगे कि भाई हमको एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनना है तो वहां 50 लाख 60 लाख रुपए हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ बोलेंगे कि डॉक्टर ही बनना है लेकिन बीएचएमएस बनना है या कोई और लोकल डॉक्टर बनना है तो वहां तो खर्चा कम लगेगा। लेकिन दोनों की जब आप तुलना करेंगे, दोनों डॉक्टर ही है, लेकिन सही इलाज कौन कर पाएगा? जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है वही कर पाएगा ना, है कि नहीं? तो ये आपको समझने की बात है। वैसे हमारे प्रोडक्ट जो है ये क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और रेट में रिजनेबल है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये तब समझ में आएगा जब हमका इसका इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपने माइंड से ये कम कीमत वाला या ज्यादा कीमत वाला ये जो टेंडेंसी है हमारे माइंड में हमने जो बना के रखा है, इसको निकालना है। क्योंकि ये जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हम सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे।
और जब तक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमको सही रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरल में जो मिलता है वो जनरल हमेशा मिलते रहेगा, हमेशा जनरल में जाएंगे हमेशा जनरल ही मिलेगा। लेकिन स्पेशलाइज्ड यदि चाहिए तो आपको स्पेशलाइज्ड के तरफ जाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा देंगे तो उसका आपको कंफर्ट भी मिलेगा। तो ये सस्ती और महंगी वाली जो बात है मेरे हिसाब से अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। आप यदि सही तरीके से सोचेंगे तो आपके लिए वो सस्ता है, और आप गलत तरीके से सोचेंगे तो आपको सस्ती चीज भी महंगी लग सकती है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से सहमत हूं। और मैं तो मेरे जितने भी व्यूअर हैं और यूट्यूब पे हों, जितने भी लीडर हैं, आपके बात से सहमत होंगे। और आपने तो जिस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने चीजों को समझाया है, ये मैं तो 100% सहमत हूं। और मेरे ख्याल से जितने भी हमें देख रहे हैं और जो भी हमारी लीडरशिप है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस बात से बिल्कुल सहमत होगी। और ये जबरदस्त तरीके से आपने क्लैरिफाइड किया, और इसके लिए भी सर आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं काफी उठते हैं। और एक जब लीडर, हम लोग भी कहते हैं, हमारी बात भी लोगों को समझ में आती है, लेकिन जब एक सीनियर मोस्ट लीडर जब इस बात को कहता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका इंपैक्ट अलग लेवल पे पड़ता है। राइट सर, थैंक यू सो मच। आप सभी ने आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे और इस संजय मेश्राम सर को आपने सुना। ये जो सेशन पूरा का पूरा है, ये 2 पार्ट में हम लोग रिलीज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में, अभी जो फर्स्ट पार्ट आपका आया, इसके बाद सेकंड पार्ट भी होगा, तो कनेक्टेड रहिए। और दूसरा पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट संडे को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट संडे को फर्स्ट पार्ट के बाद नेक्स्ट संडे को सेकंड पार्ट आएगा। राइट, तो सेकंड पार्ट के अंदर वापस जो हमारे रेस्ट ऑफ टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।